हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुग्रेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। जैसे कि आप लोग सब लोग को पता ही है कि हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट जितनी वीडियोस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हैं, चाहे वो एमए के लिए हो या यूजीसी नेट के लिए हो, यूपीएससी के लिए हो, एसएससी के लिए हो। तो बेसिकली सारे चीज़ों में जो पॉलिटिकल साइंस का जो मेजर पार्ट रहता है वो हमारा चैनल जो है बेसिकली कवर करने की कोशिश करता है। तो जब पॉलिटिकल साइंस की बात हम करते हैं तो एमए एंट्रेंस जो है बहुत ज़्यादा जो है बच्चों के लिए आजकल पैनिक बना हुआ है, बिकॉज कोरोना की वजह से जो है लोग घर में ही थे और बच्चे भी घर में थे, तो उनको अपनी प्रिपरेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा डाउट है, बिकॉज उनके पास सिर्फ अभी एक ही सोर्स है पूरी प्रिपरेशन करने का, वो है डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग सब लोगों को जो है मैं एंट्रेंस में जितनी ज़्यादा जो है मेरी तरफ से हेल्प कर पाऊँ वो मैं आपको करूँ। और लास्ट ईयर भी मैंने की थी और लास्ट ईयर काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ जो मेरे साथ जुड़े हुए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। और अभी जो है जिनका एडमिशन लास्ट ईयर हुआ था उनका भी सेमेस्टर 1 के इंटरनल्स हुए हैं, लेकिन 2022 के लिए जो एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस देने वाले हैं, जिनका नहीं हुआ था लास्ट ईयर, वो भी देंगे अगर उनका मन करेगा तो। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली देंगे ही देंगे, ठीक है। तो लास्ट ईयर क्या था, हमारा तब चैनल न्यू स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पर हमारे पास इतना समय नहीं था कि मैं एक एक टॉपिक को जो है अच्छे से कवर अप कर पाऊँ, लेकिन इस बार जो है हमारे पास फुल फ्लेज करके अकॉर्डिंग 4 to 5 मंथ्स हैं। तो मैं ट्राई करूँगी जितनी ज़्यादा जो है मैं होलिस्टिक वे में जो है टॉपिक्स को कवर अप कर सकूँ। लास्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जितने में जो है एक कम समय में लेकर आ सकती थी वो सब मैं लेकर आई थी, लेकिन इस साल जो है मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको टॉपिक वाइज चीज़ें करवा सकूं, ताकि आप लोग को जो है चीज़ें पूरे ग्राउंड लेवल से समझ आनी शुरू हो जाएं, ठीक है। तभी जो है आप क्वेश्चंस को लगा पाओगे। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है एमए एंट्रेंस को लेकर। तो ये जो है मेरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसकी आज फर्स्ट क्लास है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्लासेस होती रहेंगी वो आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर एक जगह पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज फर्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो मैंने सोचा था कि फर्स्ट क्लास किस टॉपिक पे होनी चाहिए। तो बेसिकली मैंने देखा है कि बच्चों के अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो पैनिक होते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसे जो है कंप्लीट किया जाए। तो इसलिए मेरा ट्राई था कि मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के साथ ही आपको स्टार्ट करवाती हूँ, ताकि आप लोगों को जो एक तरीके से फियर बना हुआ है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर वो आप लोगों से निकल जाए। तो आज की जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो फर्स्ट क्लास है वो अप्रोचेस के ऊपर है, अप्रोचेस के ऊपर होने वाली है, सॉरी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जितनी भी अप्रोचेस आप पढ़ते हो, इंस्टीट्यूशनलिज्म, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है, तो ये सारी अप्रोचेस आप आज हम इस क्लास में जो है कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और आगे जो अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं उनमें जो है हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो अदर टॉपिक्स रह जाएंगे, जैसे कि नेशनलिज्म हो गया, पावर पॉलिटिक्स हो गया, इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, तो वो सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट जो डिफरेंट क्लासेज आएंगी अब, ठीक है, उनमें जो है मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज की क्लास है अप्रोचेस के ऊपर। सो बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक्चुअल में होता क्या है, तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो आपको इसके वर्ड से ही पता चल जाएगा। कंपैरेटिव का मतलब होता है किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंपेयर करना, और पॉलिटिक्स का मतलब है कि जब हम पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल चीज़ों को जो है आपस में कंपेयर करें, जैसे कि दो कंट्री के, फॉर एग्जांपल हम दो कंट्री के सिस्टम्स को जो है, एक में प्रेसिडेंशियल है, एक में पार्लियामेंटेरियन है, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो वो एक तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल सेंस में, पॉलिटिकल रिजीम में हम जितनी भी चीज़ों को कंपेयर करके देखते हैं उसको जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन एक आसान भाषा में जो है कहा जाता है, ठीक है। द मॉडर्न स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एमर्ज्ड इन द लेट 19th सेंचुरी, ठीक है। लेट 19th सेंचुरी क्यों, बिकॉज इससे पहले जो था चीज़ें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फिलोसॉफिकल तरीके से देखी जाती थी, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मेटिव तरीके से देखी जाती थी। तो हर चीज़ के ऊपर जो है एक तरीके की नॉर्मेटिव जजमेंट दी जाती थी, किसी तरीके का कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा जाता था कि किस चीज़ को जो है बेहतर साबित किया जा सके किसी दूसरी से, या फिर दो चीज़ों में कुछ या फिर कुछ कमी किस तरीके से निकाली जा सके। पावर हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं, तो अगर हम कुछ स्कॉलर्स के द्वारा दी गई डेफिनेशंस को यूज़ करें कंपैरेटिव
पॉलिटिक्स को समझने के लिए, तो एक एग्जांपल उसमें काफ़ी फेमस जो है गैब्रियल आलमंड हैं, जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है थिंकर माने जाते हैं। और एक मैं आपको यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगी कि ड्यूरिंग द होल वीडियो जितने भी मैं आपको थिंकर्स के नाम बोलूँगी, जितनी बुक्स के नाम बोलूँगी, उन सबको आपको ध्यान से जो है सुनना है, और हो सके तो कहीं ना कहीं आप नोट डाउन जरूर कर लेना, बिकॉज ये जो है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बेस में जो है आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, तो अगर हम गैब्रियल आलमंड के अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है उसको समझने की अगर कोशिश करेंगे, तो आलमंड क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम नॉट एज आइसोलेटेड केसेस बट थ्रू जनरलाइजेशन एंड कंपैरिजंस। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम को जब हम एक आइसोलेटेड तरीके से, यानी कि एक अलग तरीके का सिस्टम ना समझने की जगह हम उसके प्रभाव को दूसरी चीज़ों के साथ उसके कंपैरिजन को कर एक तरीके से जनरलाइजेशन करके उसको समझने की जब हम कोशिश करेंगे, तो वो एक तरीके से क्या कहलाएगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ना कि उसको एक अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, बल्कि उसको जो बाकी की उसके इफेक्ट्स हो रहे हैं, इन जनरल उसका क्या जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको उन चीज़ों से के साथ कंपैरिजन करके अगर हम इसको पढ़ते हैं, तो वो एक तरीके का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमारा कहलाएगा। ठीक है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दो तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला है अ मेथड ऑफ स्टडी कंपैरिजन, मेथड ऑफ स्टडी जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन, यानी कि किस तरीके का मेथड इसमें यूज़ किया जाता है, तो वो कंपैरिजन का किया जाता है, किसी दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है। दूसरा है आपका स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, यानी कि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग, यानी कि इसका कोर थीम क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमें चाहिए क्यों। तो ये हम इसलिए चाहिए ताकि हम जिस भी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो ये दो चीज़ें जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को मिलकर जो है बनाती हैं। ओके, in 1950s and 1960s, distinguished scholars such as Harold Laswell and Gabriel Almond took on the task of carrying out the establishing the field of comparative politics. तो एक तरीके से आप तरीके से बोल सकते हो कि फाउंडर तरीके से आप इन जो है थिंकर्स को ले सकते हो। एक है हैरोल्ड लासवेल और दूसरे हैं आपके आलमंड। शिफ्टिंग द डोमेन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू प्रोसेस, यानी कि जो अभी तक पॉलिटिक्स को एक इंस्टीट्यूशन की तरह समझा जाता था कि ये जो है फलाना फलाना इंस्टीट्यूशन है और इसका जो वर्क है उसको एक अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन की स्टडी की जाती थी बिफोर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो लासवेल और जो आलमंड है वो क्या चीज़ लेकर आए, उसके प्रोसेस को समझने के लिए लेकर आए कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के वर्क को जो है जानना ही काफ़ी नहीं है, उसके प्रोसेस को समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम अप्रोचेस की बात करें, ये मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है, उसका लिटरल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो बेसिकली एग्जाम में जो चीज़ें आपसे पूछ जाएंगी वो आती हैं अप्रोचेस पे। तो अप्रोचेस जो है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हो। इसमें से आपके जो है डायरेक्ट जो है थिंकर्स के नाम आ जाएंगे, उनकी बुक्स के नेम आ जाएंगे, किसी अप्रोच की डेफिनेशन आ जाएगी कि ये वाली चीज़ जो है किस अप्रोच में कही जाती है। तो प्लीज़ आपको जो है ध्यान से इसको सुनना है अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ठीक है, तो जैसे कि आपको इसके नेम से पता चल रहा होगा इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। जिस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मल तरीके से बात करता है कि फॉर्मल तरीके से आपके पास एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो ये बोलते हैं कि उन पर किन किन चीज़ों का प्रभाव होता है। उन पर हिस्ट्री का भी प्रभाव रहा होता है, उन पर हमारा जो आसपास का कल्चर होता है उसका प्रभाव होता है, जो सिचुएशंस होती हैं, जो सरकमस्टांसेस होते हैं, जो सराउंडिंग्स होती हैं, उन सब का जो है इंस्टीट्यूशन किस तरीके से वर्क करेगा उस चीज़ पर इन सब चीज़ों का क्या है प्रभाव पड़ता है। और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में इन चीज़ों का प्रभाव पड़ने की वजह से ही जो इंस्टीट्यूशन की वर्किंग है उस पर जो है इम्पैक्ट आता है, यानी कि वो उसी अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं। ठीक है, तो इस अप्रोच का जो मेन वो आप बोल सकते हो पायनियर बोल सकते हो, और उससे जो एसोसिएटेड थिंकर्स है वो हैं आपके लॉर्ड जेम्स ब्राइस, लॉरेंस लॉवेल और कार्ल फेडरिक। कार्ल फेडरिक आपको काफ़ी जगह जो है देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है थिंकर हैं, तो आपको इनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर बुक्स के हम इनकी बात करें तो फेडरिक की एक जो फेमस बुक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। इसके ऊपर जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो है एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। और एक और है शायद यहाँ पे मैं, तो अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की तो इसका जो है क्रिटिसिज्म भी हुआ, बिकॉज
पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म। अगर आपके पास पॉलिटिक्स में आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो पक्का उसका जो है क्रिटिसिज्म भी कहीं ना कहीं आपको ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, सब चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं, जिसमें आप डिफरेंट तरीके की व्यूज़ पढ़ते हो, डिफरेंट तरीके का क्रिटिसिज्म पढ़ते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को जो उसका क्रिटिसिज्म करने आए वो थे डेविड ईस्टन। तो इसीलिए जो नेक्स्ट अप्रोच है वो डेविड ईस्टन के बारे में है। डेविड ईस्टन ने क्या बोला कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो सोशली चीज़ों को जो है समझने में जो है इनएडुकेट है, ठीक है। इनएडुकेट किस तरीके से है, बिकॉज ये चीज़ें जो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है सिर्फ वर्किंग पर ध्यान देती है, लेकिन जो सोशली जो चीज़ें हो रही है उन पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है उनको जो है समझने में ये नाकामयाब रहा है। तो इसलिए जो है डेविड ईस्टन अपनी एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आए थे। तो उसका नाम क्या था आपका, जनरल सिस्टम थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच हमारी है जनरल सिस्टम थ्योरी, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि पॉलिटिकल सिस्टम में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हैं यूनिट्स एंड बाउंड्रीज, इनपुट्स एंड आउटपुट्स, डिफरेंशिएशंस विद इन अ सिस्टम एंड इंटीग्रेशन विद इन अ सिस्टम। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पूरा का पूरा डायग्राम बना रखा है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से इसको समझ आएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब डेविड ईस्टन की जो जनरल जो आपकी थ्योरी अभी हमने पढ़ी है उसमें जो आपके 4 इनपुट उन्होंने बताए हैं उनको इससे जो है डायग्राम के थ्रू जो है हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसको सिंपलर तरीके पे समझाऊंगी, फिर आपको एग्जाम्पल के साथ मैं इसको समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जो इनपुट्स हैं, इनपुट इन्वायरमेंट में होते हैं। इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल जो आपके आसपास सराउंडिंग है उसमें जो लोग हैं वो एक तरीके से इनपुट हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपनी जो चीज़ें होती हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम से यानी कि गवर्नमेंट से क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। ये सपोर्ट आपको अभी ध्यान नहीं देना है, मैं आपको भी पूरा डायग्राम समझाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि सपोर्ट यहाँ पर क्यों है। तो अभी हम डिमांड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपनी साइकिल को। तो जो इनपुट्स होते हैं उनकी जो मांगे होती हैं वो डिमांड के तरीके से जो है डिमांड के फॉर्म में जो है पॉलिटिकल सिस्टम तक पहुंचती हैं। पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि जो पार्लियामेंट में आपके जितने भी नेता वगैरह हैं उन तक, यानी कि गवर्नमेंट तक, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में उन पे चर्चा की जाती है, फिर उन पे बहसबाजी की जाती है, उनके सोल्यूशन ढूंढे जाते हैं। और सोल्यूशन किस तरीके से आते हैं, पॉलिसी के फॉर्म में आते हैं। तो यानी कि वो जो पॉलिसी है वो एक डिसीजन की तरह जो है इन्वायरमेंट में लाई जाती है, ठीक है। तो अब पॉलिसी बन गई है तो डिसीजन यहाँ पे जो है आ गया है कि आपकी डिमांड जो थी उसको ऐसे ऐसे मानकर उसके अकॉर्डिंग हमने ये पॉलिसी बना दी है, तो वो इस तरीके का ये जो आपका डिसीजन हो गया, ठीक है। डिसीजन का अब जो आउटपुट निकलेगा यानी कि जब डिसीजन को इन्वायरमेंट में जो है उसको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, उसको इंटरप्रिटेट किया जाएगा, तो वहाँ पे जो है आउटपुट्स यानी कि उसके क्या आउटकम निकल कर आए, उस पॉलिसी को जो है जब हमने व्यवहार में उसको लाए तो उसके क्या आउटपुट निकल कर आए वो आपके जो है वापस से फिर एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सपोर्ट क्या, अगर वो आउटपुट जो है जनता को अच्छे आते हैं, पसंद आते हैं, उनकी डिमांड को फुलफिल करने वाले आते हैं, तो वो सपोर्ट बन जाते हैं। यानी कि अगर आपको उस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं अगर आपको वो पसंद आ रही हैं, उन्होंने आपकी जो समस्या थी जिसकी आपने डिमांड की थी अगर वो आपकी पूरी हो जाती है तो आप जो है गवर्नमेंट को जो है क्या करोगे, सपोर्ट करोगे, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो वो एक अलग तरीके से नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, लेकिन डेविड ईस्टन ने उसकी यहाँ पर कोई बात नहीं करी है, ठीक है। लेकिन हम एक तरीके से मान सकते हैं कि अगर आपकी पूरी नहीं हुई है तो अगेन वो क्या बन जाएंगी, डिमांड बच जाएंगी, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी साइकिल। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर बिल, ठीक है, जो आपकी अभी फार्मर पर जो बिल आया था, कृषि बिल आया था, उसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो कृषि है काफ़ी ज़्यादा घाटे में चल रही है, किसान जो हैं काफ़ी गरीब होते जा रहे हैं और जो ट्रेडर्स हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उनकी डिमांड आई है गवर्नमेंट्स के पास कि ऐसे ऐसे जो है हम कृषि में जो है सुधार लाने की ज़रूरत है। कृषि के जो नेता हैं वो जो है पार्लियामेंट में बात रख रहे हैं किसानों की कि ऐसे ऐसे जो है कृषि में बदलाव की ज़रूरत है और जो किसानों की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है दिन पे दिन, ठीक है। तो ये जो डिमांड थी ये गई सरकार के पास यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, वहाँ पर चर्चा हुई, बहसबाजी हुई कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो इसके सॉल्यूशन के फॉर्म में जो था गवर्नमेंट ने जो है कृषि बिल बना दिए, कृषि बिल जो अभी आए थे, ठीक है, 3 कृषि बिल बना दिए। तो वो एज ए डिसीजन उन्होंने थोपा था। जैसे कि आपने देखे थे जो प्रोटेस्ट हुए थे वो इसीलिए हुए थे बिकॉज ये कहा गया था कि आप अपनी पॉलिसीज को हम पर थोप रहे हो, आप लोगों से पूछ नहीं रहे हो कि लोगों का जो डिमांड था, लोगों का जो सोल्यूशन था, लोगों के जो प्रॉब्लम था, क्या वो उसका सोल्यूशन बन पा रही है पॉलिसी, क्या उनको वो पॉलिसी पसंद आ रही है, पसंद आ रही होगी तभी आप उसको इम्प्लीमेंट करो। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको एज ए डिसीजन सुनाया, एज ए पॉलिसी नहीं बताया कि हम जो है इस तरीके की बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से नहीं बताया। एज ए डिसीजन जो है उन्होंने लोगों पर थोप दिया था कि
हमने जो फार्म लॉज लाए हैं वो जो है अब वर्क करेंगे ही करेंगे, भले ही आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो एक्शंस हुआ यानी कि जो इसका आउटपुट हुआ वो काफ़ी नेगेटिव हुआ। आपने देखा भी कितने सारे प्रोटेस्ट हुए और कितने सारे फार्मर्स की जो है उसमें जान चली गई। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या हुआ यानी कि उसका आउटपुट हुआ था नेगेटिव। अब नेगेटिव जो उसका आउटपुट हुआ है तो गवर्नमेंट से, अब आपने देखा होगा कि रोज़ जो है न्यूज़ में आता रहता है कि जो किसान जो हैं वो MSP की मांग कर रहे हैं, यानी कि जो फिक्स्ड प्राइस होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी जो है वो मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से। तो यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम थी वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। अब सॉल्व नहीं हो पाई है तो इस तरीके से वो जो उनकी डिमांड थी वो वहीं की वहीं दोबारा से डिमांड के तरीके में पॉलिटिकल सिस्टम में जाएगी और जिन लोगों को वो पसंद आ रहा है वो उसकी सपोर्ट करेंगे, किसकी, गवर्नमेंट की सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था डेविड ईस्टन का पूरा सिस्टम। तो यानी कि डेविड ईस्टन यहाँ पे क्या कहने की बात कोशिश कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो ऑल अबाउट इंटरेक्शन है, यानी कि आपका पब्लिक के साथ कैसा जो है आपका इंटरेक्शन है, आपका बाहर के इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, आपके पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम को हम जस्ट एक इंस्टीट्यूशन तक जो है बांध के नहीं रख सकते, इसलिए जो है वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का जो है क्रिटिसिज्म करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम को हमें इंटरेक्शन के कंसेप्ट में जो है इसको समझना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट अप्रोच की तरफ। Easton elaborated that the political system is a set of interactions abstracted from the totality of the social behavior through which values and authoritatively allocated for a society। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम को जो है एक इंटरेक्शन के फॉर्म में जो है समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, जिसके आपके मेन थिंकर्स हैं सिडनी वर्बा, ल्यूसन पाई एंड गैब्रियल आर्मंड। तो ये इसमें क्या बात करते हैं, ये बोलते हैं कि हमें जो आसपास का हमारा जो कल्चर है, जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम जो है पॉलिटिक्स को समझ पाएंगे। यानी कि वो बोलते हैं कि जब हम पॉलिटिकल साइंस का जो हम स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम का जब हम स्टडी करते हैं, तो उसमें हमें जो है इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड करना चाहिए, फैमिली को इंक्लूड करना चाहिए, फैमिली में कैसे रिलेशंस हैं, मास बिहेवियर, आसपास का इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है, पावर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इन्फ्लुएंस कैसा है उन सब चीज़ों का समाज पर। तो एक तरीके से बोलते हैं जब तक हम पूरे के पूरे कल्चर को स्टडी नहीं कर पाएंगे, हम पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो वो एक तरीके से जो है एम्पेरिकल चीज़ों को जो है लेकर आए थे पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ओके, वो बोलते हैं कि हमें इन कल्चर्स के थ्रू पॉलिटिकल बिहेवियर को जो है समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसमें जो आपके थिंकर्स हैं वो हैं आपके सिडनी वर्बा, ल्यूसन पाई एंड गैब्रियल आर्मंड। तो ल्यूसन पाई की एक काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस बुक है, उसका नाम है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, 1965 में उन्होंने लिखी थी और काफ़ी बारी जो है एग्जाम्स में भी आ चुकी है। सिडनी वर्मा की भी जो है की भी काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुकी हैं। एग्जाम्पल उनका है स्मॉल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ लीडरशिप उनकी बुक है, और आर्मंड की जो है पॉलिटिक्स और डेवलपिंग एरियाज़ है, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थ्योरी है, और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं। तो आप जो है बुक्स को अलग से कवर अप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर एक एक चीज़ पूरी डीप से समझाऊंगी, पूरा बुक से लेकर और सिस्टम भी, अप्रोच भी, सब कुछ बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी के अप्रोच। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास बताने लायक है नहीं। तो इसमें क्या बोला जाता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो स्टेट है, ठीक है, विच स्टेट डील्स विद इकोनॉमिक क्वेश्चंस एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो यानी कि यहाँ पे जो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स और जो इकोनॉमी होती है एक स्टेट की, उन दोनों के बीच का जो इंटरडिपेंडेंस होती है वही जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी है। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल थिंग्स को जो है हम इकोनॉमी के साथ इंटरेक्शन के थ्रू ही समझ सकते हैं, एक डिफरेंट तरीके से जो है सेपरेट रिजिम के अकॉर्डिंग जो हम उसको नहीं समझ सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एडम स्मिथ के बारे में आप सभी ने सुना होगा। एडम स्मिथ जो इकोनॉमिस्ट थे काफ़ी बड़े, तो उन्होंने क्या बोला था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना ही जो है प्राइमरी फंक्शन होना चाहिए स्टेट का। तो यानी कि इस स्टेटमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है, जो पूरा स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो इकोनॉमी के साथ जो है काफ़ी जो है इंटरडिपेंडेंट है, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है जुड़ी हुई है। तो बिना इकोनॉमी को स्टडी करे हुए, बिना इकोनॉमिक चीज़ों को कंसिडर करे हुए हम पॉलिटिकल सिस्टम को जो है नहीं समझ सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर अब तक आई थिंक काफ़ी बड़ी क्वेश्चन आ चुके हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एमए एंट्रेंस में। तो प्लीज़ आप जो है न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को जो है अच्छे से समझना। जो हमने सबसे फर्स्ट अप्रोच पढ़ी थी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, उसी का जो है ये दूसरा वर्जन है जो है न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ओके, तो न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से क्या चीज़ अलग करती है, सबसे पहले हमको वो समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, सॉरी स्लाइड्स आगे हो गई हैं, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इट बिलीव्स दैट स्टडिंग इंडिविजुअल पॉलिटिकल बिहेवियर विदाउट एग्जामिनिंग इंस्टीट्यूशनलिज्म कंस्ट्रेंट्स ऑन दैट बिहेवियर गिव्स अ स्क्यूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी। इसका मतलब क्या है कि ये बोल रहे हैं कि जब हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में, जो हमारी पहले वाली इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी, फॉर्मल थी, तो उसमें हम क्या चीज़ों को पढ़ते थे, उसमें हम पढ़ते थे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते थे, उनके नॉर्म्स को, रूल्स का क्या इम्पैक्ट होता है वो पढ़ते थे। लेकिन न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच में इंडिविजुअल एक्शंस पे जोर दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं, जो उनके एक्शंस हैं, यानी कि जो पॉलिसीज़ वो बना रहे हैं, अगर उनके ऊपर जो इंस्टीट्यूशन के जो नॉर्म्स हैं और जो रूल्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम अगर उनको नहीं समझेंगे तो हमारा जो है पॉलिटिकल साइंस को समझना बेकार है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि पॉलिटिकल जो इंडिविजुअल के जो पॉलिटिकल एक्शंस हो रहे हैं, जो इंडिविजुअल के जो एक्शंस हो रहे हैं पर्टिकुलरली, उन पर कौन कौन सी कंस्ट्रेंट है, यानी कि कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं ऊपर से, आप एक तरीके से प्रेशर की तरह समझ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आप पीएम हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं, ठीक है, मान लो आप पीएम हो, आपका मन कर रहा है कि जो है कुछ नई पॉलिसीज़ आपने अपने दिमाग में सोच रखी हैं और आपका मन कर रहा है कि इनको मैं जो है अप्लाई कर दूं और मुझे लगता है कि इनका इम्पैक्ट जो है समाज पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उनको ऐसे किसी भी दिन जो है अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज पॉलिटिकल सिस्टम में आप जस्ट एक पोजिशन पे हो, आपके कुछ रोल्स हैं, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके ऊपर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। यानी कि आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जो है फॉलो करना पड़ेगा। अमेंडमेंट करना है तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कोई न्यू आर्टिकल जोड़ना है तो आपको उसके लिए पूरा का पूरा जो है प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो एक तरीके के ये क्या है, रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने मस्ट हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर आपको पॉलिटिकल चीज़ों को समझना है तो जब तक आप इंडिविजुअल का जो एक्शंस हो रहे हैं, आप उनके पीछे जो उनके रेस्ट्रेंट्स हो रहे हैं, यानी कि किस प्रेशर के अंडर, किन चीज़ों के दबाव के अंदर वो उन एक्शंस को ले रहे हैं, तब तक आप जो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को नहीं समझ पाओगे, एक इंस्टीट्यूशन की वर्किंग को जो है आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को जो है पोस्ट बिहेवियरल भी कहा जाता है, ठीक है। तो बिहेवियरल क्यों कहा जाता है, बिकॉज बिहेवियरल में जो है इंडिविजुअल एक्शंस को जो है, इंडिविजुअल एक्टर्स के जो एक्शंस होते हैं उनको भी स्टडी करने की बात की जाती है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस तक जो है सीमित होने की बात नहीं की जाती है। तो इसलिए जो न्यू इंस्टीट्यूशनिज्म है उसको पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच भी कहा जाता है। और जो इसमें आपके मेन थिंकर जुड़े हैं वो आपके जेम्स जी मार्क और जॉफन फी ऑल्सन, और इन थिंकर्स की जो आप बुक्स पे जो है डिफरेंट सेपरेट तरीके से प्रिपेयर कर लेना। वैसे ये थिंकर्स अभी तक इतने पूछे नहीं गए हैं, लेकिन न्यू इंस्टीट्यूशन अप्रोच क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, एक तरीके से डेफिनेशन के तौर पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, वेरी वेरी फेमस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि दी थी आपकी ऑलमंड ने। आपने ऑलमंड का अब तक काफ़ी जगह जो है नाम लिखा हुआ पढ़ लिया है, तो आप समझ गए होगी कि ऑलमंड जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप सारी अप्रोचेस को अच्छे से करना, और जो मेन थिंकर्स मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने पीपीटी में भी लिखे हुए हैं वो आप ज़रूर करना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए पीपीटी का तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं सारी की सारी वीडियोज़ के पीडीएफ वहाँ पे डाल देती हूँ। तो नेक्स्ट है हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो इनका जो मेन जो आर्गुमेंट है आर्गुमेंट का, वो बोलते हैं कि फॉर हिम सिस्टम वाज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोसेस बिकॉज सिस्टम इम्प्लाई टोटलिटी। आप समझ गए होंगे जो अभी तक हमने जितनी भी अप्रोच पढ़ी है, बेसिकली जो है एक तरीके से सब लोग सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और सिस्टम के प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका क्या क्या प्रोसेस है, उसके क्या रूल्स हैं, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। लेकिन जो आर्गुमेंट है वो बोल रहे हैं कि प्रोसेस से ज़्यादा उनके लिए सिस्टम को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका मानना है कि हर कंट्री में जो है एक सिस्टम होता ही होता है, और हर सिस्टम के एक पर्टिकुलर फंक्शन होते ही होते हैं, और हर सिस्टम जो है मल्टी फंक्शनल होता है, और हर सिस्टम जो है कल्चरली सेंस में जो है
मिक्स्ड होता है, यानी कि वहाँ के कल्चर का उस पर इम्पैक्ट देखा जा सकता है। तो आप हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कि पूरा को पूरा आपको डायग्राम यहाँ पे तैयार किया है, तो इसमें हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझने की शुरुआत करेंगे यहाँ से, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसके अंदर जो है पब्लिक को, यानी कि जो लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट के बारे में जो है जानकारी दी जाती है, उसको पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताया जाता है, उनके क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या बिलीव्स हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है लोगों के ओपिनियंस बनते हैं और उनके बिलीव्स बनते हैं अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि फॉर एग्जांपल आप घर में ही देखते होंगे, जैसे कि जब इलेक्शन पास आने वाले होते हैं तो आपके घर में एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि कौन बीजेपी को सपोर्ट करता है, कौन कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कौन अदर्स को जो है सपोर्ट करता है, कौन आम आदमी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यानी कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कल्चर में जो है इन सब चीज़ों को जो है देखा जाता है, ठीक है, लोगों के बीच में। उसके बाद वहाँ से पता चलता है कि लोगों में क्या क्या समस्याएं हैं, उसको वो गवर्नमेंट तक अपनी डिमांड के जो है फॉर्म में पहुंचाते हैं। यानी कि जो उनकी समस्याएं होंगी उनको वो डिमांड के फॉर्म में जो है चाहेंगे कि गवर्नमेंट उनकी डिमांड को जो है किसी पॉलिसी के थ्रू बनाकर उसको पूरा कर सके, उसके सोल्यूशन ढूंढ सके, ठीक है। वो जो डिमांड है फिर वो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखे होंगे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि वुमेन के लिए होता है कि जो वुमेन के लिए काम करते हैं, कुछ होते हैं जो ट्राइब्स के लिए काम करते हैं, कुछ होते हैं वर्कर्स के लिए काम करते हैं। तो यानी कि इन डिमांड्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जब वो आपस में इकट्ठे होकर इंटरेस्ट ग्रुप बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। उसके बाद होता है इंटरेस्ट एग्रीगेशन, यानी कि उनके जो आर्टिकुलेशन, इनके जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का जो इम्पैक्ट था, जो गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा, अब उसका इम्पैक्ट से जो वो पॉलिसीज जो वो फॉर्म कर रहे हैं, जिन पर वो डिस्कशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट एग्रीगेशन, ठीक है। तो इंटरेस्ट एग्रीगेशन के बाद जब उनके पास एक तरीके से एक ढांचा तैयार हो गया कि इस प्रॉब्लम के ऊपर हम ये सोल्यूशन जो है लाने वाले हैं, तो वो 3 तरीके से सामने आता है। पहला है आपका रूल मेकिंग, सेकेंड है आपका इम्प्लीमेंटेशन, और थर्ड है आपका एडजुडिकेशन, ठीक है। तो रूल मेकिंग आपको पता ही है कि जो है लेजिस्लेचर करता है, यानी कि जो भी उन्होंने सुधार लाए हैं उसके लिए वो एक रूल बनाएंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर उसका जो है कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो जुडिशरी के पास जाएगा, ठीक है। तो ये सब काम कौन करता है? ये सब काम करता है आपका पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये सब काम जो है आपका किसके अंदर हो रहा है? पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बाद ये जो आपका सारी पॉलिसीज़ वगैरह बनकर फिर आ जाती हैं, वो आपका क्या कहलाती हैं? डिसीजन, यानी कि गवर्नमेंट ने आपकी इस जो है पर्टिकुलर एक्स प्रॉब्लम को सुधारने के लिए ये फलाना जो है डिसीजन ले लिया है, ठीक है। उसके बाद यानी कि जो वो डिसीजन ले लिया गया है, उसके बाद जो है वो पॉलिसी जो है इन्वायरमेंट में आ जाती है, पॉलिसी जो है पब्लिक के ऊपर जो है अप्लाई कर दी जाती है और एक्शन में लाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका ये सारी चीज़ें निकली हैं, डिसीजन निकला है, पॉलिसी निकली है, इन सबको आप क्या बोलते हो? आउटपुट बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हो? आउटपुट बोलते हो। तो उसके बाद अगर आपको आउटपुट पसंद आता है तो आप गवर्नमेंट को क्या करोगे? सपोर्ट करोगे, नहीं आता तो अगेन वो क्या बन जाएगा? डिमांड बन जाएगा, ठीक है। और इन सब के बीच में आलमंड बोलते हैं कि इन सबको जो है काम क्या करता है? जोड़ने का वो होता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, जिसका एग्जांपल है सोशल मीडिया। कि आपको आजकल आपको सेकेंड में पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन सा प्रोटेस्ट हो रहा है, उनकी क्या डिमांड है। तो इन सब चीज़ों का कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है? वो होता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी डिमांड से लेकर सरकार तक के बीच में जितनी भी चीज़ें हो रही है वो एक कम्युनिकेशन के थ्रू हो रही हैं, जिसका एग्जाम्पल बेस्ट आज के दौर में जो है वो है सोशल मीडिया, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, यानी कि आमिन बोलते हैं कि हर पॉलिटिकल सिस्टम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और ये बोलते हैं कि इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है हर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है। उसके कुछ फंक्शंस होते हैं और उसके कुछ मल्टीटास्किंग होते हैं, ठीक है। तो ये था आलमंड को, ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट भी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल लेकर आता रहता है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इन क्लासेस को जो मैं कंटिन्यू करूँ, और अगर आप चाहते हैं मैं क्लासेस को कंटिन्यू करूँ तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्लासेस कंटिन्यू चाहिए या नहीं, आपको कंटेंट कैसा लगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बिकॉज वीडियो थोड़ी लॉन्ग भी हो गई है, इसीलिए जो है मैं सबसे कम शब्दों में यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज चीज़ें बहुत सारी हैं और समय बहुत कम है, ठीक है। तो आज के वीडियो से सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना कोई प्रॉब्लम हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है। सो बाय बाय।